हेलो एवरीवन। तो बच्चों अभी जो नॉवेल सेक्शन है वो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कल आपका पेपर है तो फिर यहाँ पे ये 16 मार्क्स का जो है नॉवेल सेक्शन होता है, इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी यहाँ पे छोटे छोटे, क्योंकि अगर हम डिटेल में देखेंगे तो फिर एक नॉवेल 1 घंटे का चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर 4 के 4 पूरे नॉवेल्स पूरी कवर करने वाली हूँ। यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देती हूँ उसका, जिससे आपको कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इजीली वहाँ पे लिख सकते हो। बस उसमें मैं यहाँ पे जो जो ट्रिक्स बताने वाली हूँ उसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारी जो नॉवेल है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, तो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में हमें क्या क्या देखना है। देखो सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल के अंदर मैं आपको यहाँ पे समरी के टाइप में ही समझाती हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले आपको ये समझना है कि नॉवेल किसको कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा नॉवेल क्या होता है। एक हमारे जो काल्पनिक मतलब कि फिक्शनल एक पार्ट होता है जो सिर्फ इमेजिन करके बनाया जाता है, और ये लोगों के मतलब कि उनके लाइफ से वगैरह रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे इसमें डिटेल में ये नॉवेल का दिया जाता है। फिर अब आपको जो यहाँ पे सिलेबस में है टेक्स्ट बुक में आपके, तो आपकी सबसे पहले नॉवेल है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। तो नॉवेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, दुनिया का फर्स्ट नॉवेल कहाँ का था, तो दुनिया का फर्स्ट नॉवेल जो है वो किसने लिखा था। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे वो हम जानते हैं। जब पहले का जो ज़माना था वहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने दिल से कहानी लिखते थे, फिर कविताएं लिखते थे, फिर धीरे धीरे क्या करने लगे, वो पैराग्राफ लिखने लगे और फिर नॉवेल का जो जन्म हुआ। तो सबसे पहला नॉवेल अगर हम देखेंगे तो टेल ऑफ जेनी है। कौन सा, दुनिया, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट नॉवेल कौन सा है। टेल ऑफ जेनी वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल, जो कि मुरासाकी शिकुबु ने लिखा था। फिर उसके बाद उसके बाद नॉवेल में जो है वो थोड़ा थोड़ा तरक्की होते गई। फिर उसका तरक्की होने के बाद जो है यहाँ पे सेकंड जो है नॉवेल आया, वो माइगुएल डी कॉन्वेंट्स था, जो कि 2 पार्ट्स थे इसके। फिर बाद में बच्चों जो यूरोप है, यूरोप के अंदर बाद में इसका धीरे धीरे यूरोप में ये नॉवेल ज़्यादातर चलने लगे। फिर बट जो मिडिल क्लास के लोग थे इसको पसंद नहीं करते थे 18th सेंचुरी के अंदर। जब 18th, और ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यूरोप का नॉवेल कौन सा है, तो ये नाम लिखना है। फिर 18th सेंचुरी के अंदर जो है न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हुए, मतलब कि 18वीं सदी के अंदर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आए। तो जब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आए तो जो मिडिल क्लास के लोग थे वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को पसंद करने लगे, क्योंकि इस जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो है वो एक मिडिल क्लास लोगों के बारे में जो है वो उनकी भावनाओं से जुड़े कुछ उसमें ऐसे पैराग्राफ होते थे जो लोग उसे पसंद करने लगे। और जो ये नॉवेल थे वो जो रिच कंट्रीज जो थे, मतलब कि यूरोप साइड अमेरिकन, जो वहाँ पे जो बड़े बड़े जो लोग थे वो नॉवेल को पसंद करते थे। और जब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आए तो मिडिल क्लास लोग न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगे, जिसकी वजह से नॉवेल का थोड़ा सा जो है वो डिमांड कम होने लगा। फिर उसके बाद इंग्लैंड के अंदर मिडिल क्लास की जो लोगों की जो ग्रोथ है वो होने लगी ज़्यादा, तो वहाँ पे भी ये जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जो है वो चलने लगे। तो यहाँ पे आपको इस नॉवेल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मतलब कि यहाँ पे कुछ राइटर्स हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। डैनियल डीफो, सैमुअल रिचर्ड्स और हेनरी फीडिंग। तो ये 3 नाम नॉवेल के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। इनके नॉवेल जो हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। और इसमें आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फीमेल, मतलब कि महिलाओं में से जो है वो नॉवेल किसने लिखी थी। तो महिलाओं के अंदर देखो जो नॉवेल है वो जेन ऑस्टन, उन्होंने भी नॉवेल लिखा था। मैरी शेली ने भी लिखा था। तो ये नॉवेल्स आपको यहाँ पे नाम पूछे जाते हैं तो वो याद रखो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो जो लेडीज़ थे उनके अंदर यहाँ पे मैं ये शॉर्ट नोट्स के टाइप में आपको यहाँ पे दे रही हूँ। लेडीज़ के अंदर जो नाम है वो किसके किसके आते हैं, तो ये मैरी शेली, उसके बाद जेन ऑस्टन, ये लेडीज़ के नाम है यहाँ पे नॉवेल में, याद रखो। फिर अगर हम इंडिया के अंदर नॉवेल देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो है वो इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में पहले नॉवेल्स आते थे। फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर नॉवेल, पहला नॉवेल जो माना जाता है वो रामोजन्स वाइफ है। तो बाद में बहुत सारे भारतीयों ने इसको लिखा नॉवेल को, जैसे कि मुल्क राज आनंद, R.K. नारायण, राजा राव, इन्होंने नॉवेल्स को लिखा है। तो ये नाम आपको याद रखना है। मैं जो यहाँ पे एक बोल रही हूँ नाम, भारत का पहला नॉवेल यहाँ पे अगर पूछा जाए किसने लिखा था तो राजमोहन वाइफ ने, ठीक है। तो ये आपको इसमें से याद रखना है।
अब नॉवेल जो होता है उसके मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखो, तो प्रोटोगोनिस्ट वो एक होता है प्रोटोगोनिस्ट। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होता है मतलब के प्रोटोगोनिस्ट मतलब के मेन पार्ट उसमें का, ठीक है, कहानी का जो हीरो बोलते हैं ना वो मेन पार्ट होता है। फिर एंटोगोनिस्ट मतलब के एक उसका विलन। फिर उसके बाद मेन जो इसके अंदर एलिमेंट्स है, ये दो पार्ट इसके मेन है। आपको नॉवेल में पूछा जाएगा कि दो मेन पार्ट इसके कौन कौन से हैं, तो एक प्रोटोगोनिस्ट, ये मैंने यहाँ पे बोला ना नॉवेल के दो पार्ट होते हैं, तो नॉवेल के यहाँ पे दो पार्ट कौन से होते हैं, एक प्रोटोगोनिस्ट और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये दो पार्ट मेन होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नॉवेल में एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो नॉवेल के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपको पता है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। प्लॉट है, प्लॉट मतलब कि क्या होता है बच्चों, इसके अंदर कहानी में क्या क्या होता है ये प्लॉट के अंदर बताया जाता है। कैरेक्टर्स मतलब के सेकंड पार्ट जो होता है वो कैरेक्टर्स का होता है। कैरेक्टर्स मतलब कि कहानी में कौन कौन लोग हैं वो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर्स बोलेंगे। 1 सेकेंड में दिखाती हूँ यहाँ पे। हाँ, और इसमें से देखो एक चीज, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोवेला, नोवेला का मतलब क्या है, तो नोवेला द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जाता है कि नोवेला कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि ये कहाँ का वर्ड है, तो इटालियन का वर्ड है। ये एक चीज इसमें से याद रखना है। और फिर यहाँ पे देखो नीचे अगर हम आएंगे ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ नोवेला दिए गए हैं। थीम है, प्लॉट है, सेटिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, लैंग्वेज है, तो ये सब कुछ इसमें से आपको याद रखना है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ यहाँ पे। तो अभी हम इसके अंदर सबसे पहला क्या है, एलिमेंट के अंदर क्या आता है, प्लॉट आता है, मतलब कि कहानी में क्या क्या होता है वो प्लॉट के अंदर बताया जाता है। आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो आप शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर कैरेक्टर्स में क्या क्या होता है, कहानी के लोग होते हैं। थीम के अंदर क्या होता है, कहानी में क्या हमें मैसेज दिया जा रहा है उसको थीम बोलते हैं। सेटिंग के अंदर क्या होता है, कहानी का जो यहाँ पे सेटिंग मतलब कि क्या होता है कि वो कहानी कहाँ और कब हुई थी ये बताया जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है, कहानी जो नॉवेल है उसकी प्रॉब्लम, समस्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो बताया जाता है। और स्टाइल मतलब कि लेखक ने उसको किस तरीके से लिखा है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में आपको क्या क्या पूछा जाता है आप समझ गए होंगे। वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल, यूरोपियन नॉवेल, 18th न्यूज़पेपर कब पब्लिश हुआ, नॉवेला ये वर्ड कहाँ का है, और उसके बाद जो है आपको 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं नॉवेल्स के, और दुनिया का पहला नॉवेल कौन सा है। लेडीज़ के अंदर जो नाम बताए मैंने वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो जेनी, ये चीज़ याद रखो, जेनी जो कि जापान में फर्स्ट नॉवेल। फिर उसके बाद डॉन क्विक्सडो क्रिवेंट्स यूरोप का नॉवेल है। फ्रैंकलिस्टीन मैरी शेली ने लिखा, और रामोजीज वाइफ ये इंडिया की थी। तो ये चीज़ें याद रखो इसमें से। ठीक है, ये होने के बाद आपका सेकेंड नॉवेल जो आता है टू सर्व विथ लव, ये आता है। तो इसके अंदर क्या क्या देखते हैं हम अभी। ठीक है, तो चलो सेकेंड नॉवेल जो है वो टू सर्व विथ लव है। तो ये एक नॉवेल जो है ये बच्चों के बारे में और टीचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके अंदर क्या बताया जाता है कि E.R. ब्रेथवेट, ये एक मतलब कि इनका कलर जो है ना, इसमें लेखक जो है इसके, ये E.R. ब्रेथवेट है। तो इनका कलर जो है वो काला था। तो ब्लैक कलर होने की वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज थी पहले, तो उन्हें क्या माना जाता था कि जो वेस्टर्न कंट्री में जो लोग हैं ब्लैक कलर के, तो वो अफ्रीका से आए हुए हैं और वो यहाँ के नहीं है, तो उनके साथ जो है वो गलत बिहेवियर किया जाता था, तो उनको वहाँ पे वैल्यू नहीं दी जाती थी। तो E.R. ब्रेथवेट जो है वो एक इंजीनियर थे। तो यहाँ पे ये नाम याद रखो, E.R. ब्रेथवेट। E.R. ब्रेथवेट क्या थे, तो E.R. ब्रेथवेट इंजीनियर थे, और उन्होंने कहाँ पे काम किया हुआ था, तो ऑयल रिफाइनर डिपार्टमेंट इन आउदा, तो यहाँ पे सॉरी अरूबा, तो इसमें काम किया हुआ था। ये आपको याद रखना है। E.R. ब्रेथवेट जिनका कलर ब्लैक था, ये यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेट करते थे, और ये एक इंजीनियर थे जिन्होंने ऑयल रिफाइनर डिपार्टमेंट अरूबा में काम किया हुआ था। ये अरूबा नाम याद रखो। और बट इनका कलर काला होने की वजह से इनको कोई भी वहाँ पे जॉब नहीं देता था। तो क्या हुआ था, सबसे पहले ये जो है एक जो फोर्स थी RAF मतलब कि रॉयल एयर फोर्स थी, जिसके अंदर सैनिकों की कमी थी, तो उनको पहले इसमें लिया गया था। जब वो जंग खत्म हुई तो फिर वहाँ पे
इनको निकाल दिया गया क्योंकि अब सैनिकों की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए इनको निकाल दिया गया। बट अब किसी तरीके से इनको अपना जीवन जगने के लिए जो है यहाँ पे जॉब की ज़रूरत थी, बट वहाँ पे उनको कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक स्कूल में चले जाते हैं। तो मेन इसमें जो कैरेक्टर है वो मिस्टर ब्रेथवे का है, जो कि नरेटर भी हैं इसके। तो और ये इनका जो फील्ड थी उनकी वो टीचिंग फील्ड थी। तो यहाँ पे इनके बारे में अगर पूछा जाए आपको, E.R. ब्रेथवेट के कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए तो इनके बारे में आपको 4 से 5 लाइन में याद करना है। देखो इसमें से जो नॉवेल के अंदर मेन यहाँ पे लोग हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कि E.R. ब्रेथवेट कैसे थे वो लिखो। फिर उसमें जो जो भी नाम है उनके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। तो E.R. ब्रेथवेट के बारे में आपको पूछा गया तो क्या लिखना है आपको कि वो एक मतलब इंग्लिश में आपको लिखना है कि वो एक समझदार और सब मतलब कि पेशेंस रखने वाले, समझदार, और स्टूडेंट्स के साथ उनका बिहेवियर कैसा था वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर क्या होता है कि वो स्कूल में जॉब के लिए चले जाते हैं। तो वो एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते थे और ये बच्चे सब स्कूलों से रिजेक्ट करे हुए बच्चे थे। तो वो बच्चे मतलब कि बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर और शरारती होने की वजह से बाकी के सारे स्कूल्स ने उन्हें निकाल दिया था। तो वो एक स्कूल थी ग्रीन्सलैंड स्कूल। तो वहाँ पे वो सारे, जो कि लंदन की स्कूल थी ग्रीन्सलैंड स्कूल, तो वहाँ पे वो बच्चे पढ़ते थे। तो फिर वहाँ पे मिस्टर ब्रेथवेट को जॉब मिलती है, लेकिन वो बच्चे उनको इतना परेशान करते हैं कि वो सारे बच्चे मिलकर उनको परेशान करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्टेड बच्चे होते हैं सारे स्कूल से, तो वो मिसबिहेवियर करते हैं उनके साथ। लेकिन मिस्टर ब्रेथवेट क्या सोचते हैं कि अगर बच्चों को डांटा जाए तो फिर बच्चे और भी ज़्यादा शरारत करेंगे, इसीलिए वो क्या करते हैं कि बच्चों को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके अंदर यहाँ पे यही स्टोरी आपको याद रखना है कि वो गर्ल्स के नाम के पहले मिस लगाते थे और बॉयज़ के नाम के पहले मिस्टर लगा के उनको रिस्पेक्ट से बात करते थे। फिर बच्चों ने जब उनका ये बिहेवियर देखा तो फिर बच्चे भी उनसे अट्रैक्ट होने लगे और वहाँ पे फिर वो जो बच्चे थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सारे बच्चे उनका मतलब कि जैसे वो रिस्पेक्ट से उनके साथ बात करते थे, फिर वो बच्चे भी उनके साथ वैसा ही रहने लगते हैं। फिर वहाँ पे एक दिन वो ट्रिप पे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे एक और एक टीचर है, उनका भी नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे ब्लैंचार्ड ये नाम है टीचर का, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी उनके साथ ट्रिप में थी। तो ये आपको पूछा जाता है कि ट्रिप में उनके साथ और कौन थे, तो ब्लैंचार्ड टीचर ये उनके साथ थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्लास का रिप्रेजेंटेशन करना होता है, अपने अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो वहाँ पे सारे बच्चे आते हैं, मतलब कि क्लास 1 से लेके 12 तक के सारे बच्चे रहते हैं। तो मिस्टर ब्रेथवेट जिस क्लास को पढ़ाते थे वो 12th क्लास को पढ़ाते थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने बच्चों को कल्चर्स के बारे में वगैरह भी सिखाया था। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम है वो आपको याद रखना है। पॉटर ये बच्चे का नाम है, जो कि अरिथमेटिक मैथ्स को एक्सप्लेन करने वाला था। सेपेनो जो कि नेचर स्टडी को एक्सप्लेन करने वाला था। मिस पेक्स एंड जैक्सन ये ज्योग्राफी एक्सप्लेन करने वाला था। मिस डेर एंड फरमान ये साइकोलॉजी को, और मिस डॉट जो है वो हिस्ट्री को। और यहाँ पे देखो डेनम जो है वो पीटी और गेम्स को एक्सप्लेन करने वाला था, और मिस जोसेफ जो है वो डोमेस्टिक साइंस को, ठीक है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अगर हम देखेंगे, और इसमें 3 टीचर्स कौन कौन से थे, तो मिस्टर वेटसन, मिस्टर डेल इवंस और मिस्टर फिलिप्स, ये 3 टीचर्स थे। जो 3 टीचर्स का ये पैनल बनाया गया था। तो वहाँ पे अपने अपने मतलब कि जो विचार होते हैं अपने अपने उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था बच्चों को। तो फिर वहाँ पे जो डेनम स्टूडेंट था वो पीटी और गेम्स के बारे में बताता है, क्योंकि मिस्टर ब्रेथवेट ने उनको सोचा था कि अगर बच्चों को बंद कमरे के अंदर पढ़ाया जाए तो वो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेने वाले, इसीलिए वो क्या करते थे, बच्चों को बाहर लेके जाते थे और मतलब पीटी वगैरह के जो भी यहाँ पे ये पीटी वगैरह के जो भी बेनिफिट्स हैं उसको बताया करते थे। तो वही जो है वो डेनम्स जो है वो बोलता है जब रिप्रेजेंटेशन देना होता है गेम्स के बारे में, तो मिस्टर वेटसन और मिस्टर फिलिप्स इसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है कि डेनम का कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। डेनम जब ये पीटी और गेम्स के बारे में एक्सप्लेन करता है तो कौन इसको रिजेक्ट करता है, तो मिस्टर वेटसन और मिस फिलिप्स जो कि 2 टीचर्स थे। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखेंगे तो आपको अब इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स आपको किस किस का पूछा जाता है, मिस्टर ब्रेथवेट का, तो वो तो मैंने बता दिया वो कैसे थे।
फिर उसके बाद जो है देनम का कैरेक्टर पूछा जाता है। तो देनम का क्या लिखना है आपको कि ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट था और ये जो है काउंसलिंग मीटिंग को चलाता था और इसमें इनको मतलब देनम को जो है वो पीटी मतलब कि फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर इंटरेस्ट था। ये देनम का कैरेक्टर लिखना है। और मिस जोसेफ का कैरेक्टर अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ये एक जिम्मेदार स्टूडेंट था और ये जो है वो मीटिंग का जो है वो मेन जिसको बोलते हैं ना मीटिंग का, तो वो अध्यक्ष जिसको हम हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं वो था। और यहाँ पे डोमेस्टिक साइंस में इनको इंटरेस्ट था और इनका जो कहना था ये स्टूडेंट का मिस जोसेफ का कि हर इंसान जो है वो इक्वल होता है। उसके बाद अगर हम इसमें थीम्स देखेंगे तो स्टूडेंट्स और टीचर का रिलेशनशिप बताया गया है, ह्यूमन की इक्वालिटी को बताया गया है और एजुकेशन के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो फिर यहाँ पे आपको एग्जाम में यही इनके कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। तो डेनम का कैरेक्टर, मिस जोसेफ का कैरेक्टर। तो एक ट्रिक इसमें याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए मतलब कि हर एक आपको समझो किसी भी क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेपर में बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक सपोज मेरे पास पेपर है, ये भी क्वेश्चंस याद करो। अब ये वाला यहाँ पे देखो, फरमान्स प्रेजेंटेशन फोकसेस ऑन थीम ऑफ रेसिमिक एक्सप्लेन। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड तो एटलीस्ट फरमान्स के बारे में आपको पता है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसके अंदर देखो ये वर्ल्ड अराउंड 80 डेज जो कि वो आपका थर्ड नॉवेल है ना, मतलब 80 डेज के अंदर पूरी दुनिया घूमने वाला वो वाला नॉवेल का यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रिफॉर्म क्लब के बारे में बताया गया है ना, तो इसके अंदर तो एक क्वेश्चन का पैटर्न देखो, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्म क्लब इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट इन नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो यहाँ पे रिफॉर्म क्लब के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हो वो लिख देना है। अब यहाँ पे देखो एक नीचे आती हूँ क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर वैटसन। तो यहाँ पे डॉक्टर वैटसन के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो 4 से 5 लाइन में ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, 4 से 5 लाइन ही लिखना है क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। फिर यहाँ पे देखो, ये देखो, डिस्क्राइब हाउ मिस्टर फिलिप्स जस्टिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीटी देनम। तो यहाँ पे कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो जो कैरेक्टर्स मैंने बताए उनके कैरेक्टर्स के बारे में आप पढ़ के लो थोड़ा सा। AR ब्रेथवेट के कैरेक्टर के बारे में, देनम के कैरेक्टर के बारे में, तो ये पढ़ के लो आप, आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा 4 से 5 लाइन पढ़ के ले सकते हो। वैसे मैंने इसमें समझा दिया है बट इंग्लिश में एक बार आप पढ़ के लो, ठीक है। अब थर्ड नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज है। अब थर्ड नॉवेल है अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज। तो अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज इसके अंदर ये जो नॉवेल है इसके अंदर फिलिस फॉग, ये एक बहुत ही अमीर इंसान था और ये लंदन का रहने वाला था। रिफॉर्म क्लब, तो रिफॉर्म क्लब आपको कहाँ पे इसमें ये पूछा जाएगा, तो अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज में देखो आपको रिफॉर्म क्लब के बारे में बताया गया है। और रिफॉर्म क्लब कहाँ पे था, तो लंदन में था। फिर उसके बाद इसके अंदर मेन अगर हम देखेंगे कैरेक्टर कौन सा है तो फिलिस फॉग का है, ठीक है, क्योंकि ये फिलिस फॉग इसका ही क्लब था ये, और ये लंदन का सबसे अमीर इंसान बताया जाता था वहाँ पे। तो ये कहानी है, फिलिस फॉग ये लंदन का जो है वो अमीर आदमी था जो कि रिफॉर्म क्लब का मालिक था। और इसमें शर्त लगाई जाती है, इस नॉवेल में क्या बताया गया है कि 80 डेज में, कितने डेज में, 80 डेज में पूरी दुनिया घूम के आना है, ये शर्त लगाई जाती है। और जो इस शर्त को जीतता है उसको 20,000 पाउंड, यहाँ पे ये कितने मनी, 20,000 पाउंड का जो है वो इनाम यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे ये शर्त में लगाया जाता है कि अगर फिलिस फॉग ये शर्त हारता है तो वो 20,000 पाउंड यहाँ पे इनाम मतलब किसे देगा, जो उसके साथ शर्त लगा रहा है उसको देगा। तो यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रिफॉर्म क्लब का जो मालिक है वो कौन है, कितने डेज का यहाँ पे टूर था और कितने मनी यहाँ पे हमें उसमें लगानी थी। और जो फिलिस फॉग था उसके साथ यहाँ पे जो ट्रिप पे चला गया था पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जीन पासरपर्टुस था, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखती हूँ, जीन पासरपर्टुस था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो यात्रा कर रहे होते हैं तो उसके दौरान कहाँ कहाँ पे जाते हैं वो देखो, ये भी आपको कंट्रीज के नाम पूछे जा सकते हैं। इंडिया में जाते हैं, हांगकांग में जाते हैं, इंडिया, एक मिनट, इंडिया, हांगकांग,
और उसके बाद जो है अमेरिका, ठीक है, इंडिया, हांगकांग, अमेरिका, जिसमें उनको गुजरात से गुजरना पड़ता है और रास्ते में जो है उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। और भारत के अंदर एक महिला का नाम बताया गया है जिसका नाम आउदा है, तो वहाँ पे ये फिलिस फॉग उससे मिलता है। तो ये सब इसके अंदर, ये नॉवेल के अंदर बताया गया है। फिर दूसरा इसमें और एक मेन कैरेक्टर है, इसके अंदर कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है फिलिस फॉग का। तो फिलिस फॉग का कैरेक्टर क्या है आपको लिखना है कि वो एक अमीर शख्स था जो कि लंदन का रहने वाला, रिफॉर्म क्लब का मालिक था, लंदन का रहने वाला था, उसने शर्त लगाई थी। तो ये इसके कैरेक्टर के अंदर लिखना है। अब दूसरा और एक मेन कैरेक्टर जो है ना इसके अंदर, वो मतलब कि कहानी का हीरो जिसको बोलते हैं वो फिलिस फॉग था। दूसरा जो कैरेक्टर है वो जीन्स पासरपटूस था जो कि फॉग का एक वफादार नौकर था। पासरपटू के कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए तो फॉग का एक नौकर था वफादार, जो कि एक हंसमुख, भावुक और साहसी व्यक्ति था और कई बार अपनी सूझबूझ की वजह से ये फॉग की मदद करता था, ठीक है। तो ये जीन्स मतलब कि एक इंटेलिजेंट पर्सन था, जीन्स पासरपटू। फिर थर्ड कैरेक्टर इसके अंदर आता है डिटेक्टिव फिक्स। डिटेक्टिव फिक्स जो है वो एक जासूस था। तो ये कहाँ का था, तो स्कॉटलैंड यार्ड का था डिटेक्टिव फिक्स। तो डिटेक्टिव फिक्स का कैरेक्टर भी इसके अंदर पूछा जाता है। तो ये स्कॉटलैंड का था, एक जासूस था और ये फॉग को जो है वो बैंक, मतलब कि फिलिस फॉग जो इस नॉवेल का जो हीरो दिखाया गया है वो फिलिस फॉग को जासूस समझता था, क्योंकि वो जब 80 डेज घूमने के लिए फिलिस फॉग निकलता है तो डिटेक्टिव फिक्स उसका पीछा कर रहा होता है और डिटेक्टिव फिक्स जो है वो ये फिलिस फॉग को जो है जासूस समझता था और वो समझता था कि फॉग ने जो है वो बैंक में चोरी की है। तो ये पूरी जब यात्रा करता था फिलिस फॉग 80 डेज, तो ये डिटेक्टिव फिक्स उसका पीछा करता था। ये डिटेक्टिव फिक्स का कैरेक्टर है। फिर फोर्थ कैरेक्टर जो आता है वो आउदा का आता है। आउदा जो कि इंडिया की दिखाई गई है, ये एक भारतीय महिला थी और फिलिस फॉग की आउदा के साथ एंड में शादी दिखाई गई है। और हाँ, इसका आउदा का कैरेक्टर इतना ही है इसके अंदर। फिर थीम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर थीम्स क्या क्या हैं, तो इसके अंदर टाइम का 80 डेज ही क्यों, क्योंकि 80 डेज के ऊपर 1 मिनट भी हुआ तो वो शर्त हार जाता। तो यहाँ पे टाइम का मतलब समय का महत्व जो है उसको बताया गया है और इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। और इसके अंदर जो उसका एक नौकर होता है वो उससे किस तरीके से इंटेलिजेंस की वजह से, अपने इंटेलिजेंस की वजह से उसको जिताता है, ये बताया गया है। तो इसके अंदर अगर हम कहानी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें आपको ये इनके कैरेक्टर्स याद रखना है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो फिलिस फॉग है वो 80 डेज पूरी दुनिया को घूमता है और घूमने के बाद वो शर्त को जीत जाता है, ठीक है। तो इसमें बाकी का कुछ याद रखते बैठने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें से ज़्यादातर इनके कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, तो कैरेक्टर्स को याद करके लो। और इनके बीच में मतलब कि पासरपट्टू और फिलिस फॉग के बीच में क्या रिलेशन था, फिलिस फॉग और आउदा के बीच में क्या था, डिटेक्टिव फिक्स कौन था, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है। तो इसको ये इतना ही समझना है इसमें। तो अब फोर्थ नॉवेल जो है वो द साइन ऑफ फोर है। तो साइन ऑफ फोर के लेखक मतलब के राइटर अगर देखेंगे तो हम आर्थर कोन डॉयल है और इसके अंदर ये भी एक डिटेक्टिव टाइप का नॉवेल है, ठीक है, मतलब कि जासूसी वगैरह बोलते हैं तो उस तरीके से ये एक नॉवेल है द साइन ऑफ फोर। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स हम देखेंगे तो मेन कैरेक्टर्स इसमें हैं, सबसे पहले शेरलॉक होम्स, ठीक है, मेन कैरेक्टर शेरलॉक होम्स है। दूसरा कैरेक्टर मैरी मॉस्टन है, मैरी मॉस्टन है। तो ये मेन 2 कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कहानी इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। पहले शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर समझते हैं क्या है। शेरलॉक होम्स जो है वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला जासूस बताया गया है शेरलॉक होम्स को, और जो कि छोटी छोटी बातों का बड़े बड़े जो है वो कंक्लूजन निकालता था। और वो कुछ भी जो रहस्य होते हैं ना, मतलब कि कोई भी जिसमें कोई फंसा हुआ हो, कोई उलझन हो, तो उसको जो है वो सॉल्व करने में यहाँ पे मदद करता था ये शेरलॉक होम्स। मैरी मॉस्टन जो है वो क्या था, एक ये मतलब कि उसके अंदर एक यंग पर्सन जो बोलते हैं ना वो बताया गया है मैरी मॉस्टन को। और उसके पिता का कई साल पहले जो है वो उसके फादर जो है वो गायब हो गए थे और हर साल एक
मोती जो है वो मैरी मॉर्स्टन के पास आता था, मतलब कि एक फीमेल कैरेक्टर बताया गया है मैरी मॉर्स्टन को, जिसके फादर का जो है वो बहुत साल पहले उसके फादर गायब हो गए थे और हर साल एक मोती उसके पास भेजा जाता था। तो इस कहानी के अंदर ये सब कुछ, ये कहानी एक मोती को लेके है, जो कि मैरी मॉर्स्टन जो है सोचती रहती है कि हर साल ये मोती कहाँ से आता है मेरे पास। तो फिर इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है कि जो मैरी मॉर्स्टन थी, मैरी मॉर्स्टन के फादर का एक दोस्त था, तो उनका भी कैरेक्टर यहाँ पे आगे बताया गया है। मैरी मॉर्स्टन के फादर का जो दोस्त था, पहले ऐसा लगता है कि उन्होंने मैरी मॉर्स्टन के फादर को मारा है, लेकिन उसके बाद समझता है कि मैरी मॉर्स्टन के जो फादर के दोस्त थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये सब इस कहानी के अंदर बताया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में इसका बताती हूँ। एक दिन मैरी मॉर्स्टन जो है वो शेरलॉक होम्स के पास जाती है मदद मांगने के लिए। मैरी मॉर्स्टन किसके पास जाती है? शेरलॉक होम्स के पास जाती है, क्योंकि जो दुनिया का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव जिसको बोलते हैं ना, वो शेरलॉक होम्स को माना जाता था। फिर मैरी मॉर्स्टन के पास जो पर्ल आता है मोती, तो वो चाहती है कि शेरलॉक होम्स तो दुनिया का बेस्ट डिटेक्टिव है, पहचान सकता है, इसीलिए वो उसके पास चली जाती है मदद मांगने के लिए। फिर वो बताते हैं कि उसके जो पिता थे, वो शेरलॉक होम्स को बताते हैं कि उसके पिता जो कि कैप्टन मॉर्स्टन, ये भी नाम आपको पूछा जाएगा कि मैरी मॉर्स्टन के फादर कौन थे? कैप्टन मॉर्स्टन, जो बहुत साल पहले ही क्या हुए थे, गायब हो गए थे, और पिछले 6 साल से उनके पास एक कीमती मोती मिलता है, लेकिन भेजने वाले का नाम उसे पता नहीं है। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, एक लेटर मिलता है। वो लेटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि इस कहानी के अंदर वो लेटर पर ही पूरी कहानी डिपेंड करती है। तो वो लेटर के अंदर 4 नाम लिखे हुए होते हैं। वो 4 नाम आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ वो 4 नाम कौन कौन से। तो देखो यहाँ पे वो जो लेटर मिलता है, वो लेटर में 4 नाम है, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जॉनथन स्मॉल, ठीक है, सबसे पहले देखो जॉनथन स्मॉल एक नाम था लेटर पे। फिर उसके बाद मोहम्मद सिंह, जो कि सिख का बताया गया है, अब्दुल्ला खान, और उसके बाद दोस्त अकबर। ये 4 नाम उस लेटर के अंदर बताए गए हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मैं एक बार और थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 4 कैरेक्टर्स अब कहानी को समझ के लो और उसी सबको आपको लिखना है पेपर में, ठीक है। 4 मेन कैरेक्टर इसमें मेन जो है वो एक शेरलॉक होम्स है, फिर दूसरा मैरी मॉर्स्टन है, तीसरा डॉक्टर जॉन वैटसन भी है, ठीक है। इसमें और एक कैरेक्टर डॉक्टर जॉन वैटसन भी है, और उसके बाद और एक जो है वो थैडूस शोल्टो। ये 4 कैरेक्टर्स मेन है इसके अंदर। कहानी को अगर हम डिटेल में समझेंगे तो क्या है, देखो और एक बार बताती हूँ। सबसे पहले मैरी मॉर्स्टन जो है वो शेरलॉक होम्स के पास आती है, क्योंकि वो मोती के वजह से। फिर बताते हैं मेरे पिता मतलब कि फादर के बारे में बताते हैं कि 6 साल पहले उसके फादर जो है वो गायब हो गए हैं। हर साल एक मोती भेजा जाता है, और बाद में वो मोती भेजने वाले जिसने मोती भेजा है, वो मोती के साथ एक लेटर आता है जिसमें ये 4 नाम होते हैं, जिसकी वजह से शक चला जाता है कि मैरी मॉर्स्टन के फादर जो है वो उनको किसने मारा है, तो ये पता चले। तो ये लेटर के अंदर जो नाम होते हैं, उन नामों पे उनका शक चला जाता है। तो फिर होम्स जो है, होम्स मतलब कि जो एक डिटेक्टिव फिक्स दिखाया गया है, होम्स और डॉक्टर वैटसन वो बात को सुनते हैं, और मैरी मॉर्स्टन जो है उन्हें एक वो पत्र भी दिखाते हैं जिनमें एक व्यक्ति उनको मिलने के लिए बुलाया होता है। वो लेटर के अंदर ही एक व्यक्ति उनको मिलने के लिए बुलाया होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे होम्स और वैटसन मैरी को उस जगह पे लेके जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी जो मुलाकात है वो थैडूस शोल्टो से होती है। फिर थैडूस शोल्टो जो है वो बताता है कि जो मेजर शोल्टो थे, मतलब कि मैरी मॉर्स्टन के फादर, मेजर शोल्टो उनके दोस्त थे, और कैप्टन मॉर्स्टन जो है वो फादर थे। तो भारत में एक साथ काम करते थे। ये अब मैरी मॉर्स्टन के फादर के दोस्त कौन थे, तो ये भी पूछा जाएगा। तो मेजर शोल्टो, ये नाम आप याद रखो। मैरी मॉर्स्टन के फादर कैप्टन मॉर्स्टन थे और उनके दोस्त मेजर शोल्टो थे। तो जब ये
जब उस जगह पे जाते हैं तो थेड्यूस उनको मिलता है और वो बोलता है कि मेजर शोल्टो और कैप्टन मोस्टन ये दोनों एक साथ कई साल पहले काम करते थे और इनको एक बड़ा खजाना मिला था। तो कैप्टन मोस्टन की जो मृत्यु हो जाने के बाद मेजर शोल्टो जो है, मतलब कैप्टन मोस्टन जो है वो मैरी मोस्टन के फादर थे। तो वो कैप्टन मोस्टन की जब मृत्यु हो जाती है तो मेजर शोल्टो ने ये बात छिपा दी थी, मतलब कि उनके दोस्त ने ये बात छुपा दी थी। और जो है बाद में पछतावे के कारण शोल्टो परिवार जो कि मतलब बाद में ही उनको पछतावा हुआ, जो कि उसका मेरी मोस्टन के फादर के जो दोस्त थे उनको पछतावा हुआ, और पछतावा होने के बाद वो शोल्टो होता है कि जब मिस्टर शोल्टो उनको पछतावा होता है, तो मिस्टर शोल्टो को पछतावा होने के बाद क्या होता है, जब वो खजाने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खजाना जो है वो चोरी हो चुका है। कौन पहुंचने की कोशिश करता है? कैप्टन मोस्टन। तो फिर मेजर शोल्टो ये मैरी मोस्टन के फादर थे। तो कैप्टन मोस्टन जो है खजाने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो खजाना जो है वो गायब हो चुका है, और उसके बाद जो है सिर्फ वहां पे वो निशान रह गए थे। तो वो निशान किसके थे? तो वहां पे द साइन ऑफ 4 का निशान जो है वो छोड़ दिया गया था। होम्स जो है वो अपनी जासूसी की कला से पीछा करता है। तो फिर अंत में इसका पूरे रहस्य का पता चलता है। तो कहानी में क्या बताया गया है कि लास्ट में जो है वो पूरा पता चलता है कि किसने ये मोती को भेजा था और क्यों भेज रहा था, ये सारी चीजें उसके अंदर बताई गई। बट आपको ये बाकी का कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसमें से आपको कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे। तो कैरेक्टर्स को याद करो और इनके हर एक के बीच में का रिलेशन क्या था, मतलब ऐसा मैरी मोस्टन और उनके फादर का नाम जो कि मेजर, हाँ 1 सेकेंड, उनके फादर का नाम कैप्टन मोस्टन, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में का रिलेशन क्या था, ऐसे आपको इससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये नॉवेल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए आप इसको एक बार कोई भी एनिमेशन वीडियो देख के समझ सकते हो इसको, द साइन ऑफ 4। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन कौन से याद रखना है बताया आपको, लेकिन इस नॉवेल के लिए आप एनिमेशन वीडियो होते हैं उसका यूज़ करो तो चलेगा ये नॉवेल को समझने के लिए, क्योंकि ये नॉवेल इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक 10 से 15 मिनट की कोई वीडियो होगी एनिमेशन की जिससे आपको इजीली समझ सकते हो, तो आप वो वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं थोड़ी देर के बाद माइंड मैपिंग और समरी राइटिंग की भी वीडियो अपलोड करती हूँ।